मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वर्ग में हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स और कैंसर इत्यादि के बारे में बताया था। उसी विषय के दूसरे भाग में आज आपको हम बताने जा रहे हैं इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर और उसके अलावा उसके प्रकार और अन्य बातों के बारे में। तो आइए सबसे पहले आपको इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर के बारे में जानकारी दें। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब होता है जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है, उसकी कमी होना। और उसकी कमी से जो डिसऑर्डर होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे शरीर में, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। सो स्टूडेंट्स, the immunodeficiency disorders involve problems with the immune system that impair its ability to mount an appropriate defense. Appropriate defense का जो काम होता है उसमें कमी आ जाती है इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर के कारण। Then what happens? Then as a result, there are almost always associated with severe infections that persist, recur, and lead to complications, making these disorders severely debilitating and even fatal. तो इसके कारण से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू कर देते हैं, और ये प्रॉब्लम्स क्या हैं आपको इस क्लास में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसके प्रकार आपको बताते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनो डिफिशियंसी ऑर्डर्स जो हैं, ये इम्यूनिटी के कमज़ोर होने और उससे जो बीमारियां होती है उसके बारे में आप बताएंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। फर्स्ट टाइप इज़ प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसीज एंड सेकेंड टाइप इज़ सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसीज। तो जानते हैं पहला प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसीज के बारे में। एक्चुअली दे आर टिपिकली प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड आर जनरली hereditary and are relatively rare. Such an example is common variable immunodeficiency, that is called CVID. अब ये क्या होता है आपको आप समझ गए होंगे, आपको फिर से बताते हैं। ये जो है बहुत ही रेयर केस है प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी। ये जन्म से ही होता है, बर्थ से ही ये प्रेजेंट होता है, और इसका कारण मेनली अनुवांशिकता होती है, हेरिडिटी होती है। लेकिन ये रेयर होता है, अपवाद के रूप में होता है। तो लेकिन चूँकि होता है इसलिए ये पहला प्रकार है प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी। अब आते हैं सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी के बारे में जानकारी देते हैं। सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी जनरली डेवलप लेटर इन लाइफ and may result following an infection, as is the case with AIDS following HIV infection. जैसा कि हमने बताया प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी के बारे में कि यह रेयर होता है और बाय बर्थ होता है, ये जो कि आनुवंशिकता के कारण होता है, हेरिडिटी के कारण होता है। लेकिन सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी जो होती है वो बर्थ के बाद कभी भी वो बाद के जीवन में लेटर इन लाइफ वो डेवलप करता है, जिसके वजह से बहुत प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें एड्स भी एक इन्फेक्शन है जो कि होता है। तो जिसको एड्स को हम HIV इन्फेक्शन कहते हैं, वो होता है। ये कभी भी हो सकता है लाइफ में। अब आते हैं इन प्रकारों के बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ ये होता क्या है? व्हाट आर ऑटो इम्यून डिजीजेस? तो बच्चों, ऑटो इम्यून डिजीजेस ऑकर व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडी इट इज मींट टू प्रोटेक्ट। अब ये क्या है? तो इम्यून सिस्टम जब अटैक करता है बॉडी में,
तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ डेवलप करता है। अब अटैक का क्या कारण है आपको बताते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीजेज हैव ए डिफेक्ट दैट मेक्स देम अनेबल टू डिस्टिंग्विश सेल्फ और नॉन सेल्फ और फॉरेन मॉलिक्यूल्स। अब ये बहुत बड़ा मेजर कारण है, बड़ा कारण है कि सेल्फ या नॉन सेल्फ या फॉरेन मॉलिक्यूल्स को पहचान पाने में दिक्कत होती है। और इस कारण से जैसा कि हम कहते हैं ऑटो शब्द जिसके साथ लगता है यानी अपने आप होना, तो अपने आप ये डिजीज़ हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होता है वो होता तो है प्रोटेक्शन के लिए ही, लेकिन ये एक कारण है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें खुद के अंदर का मॉलिक्यूल या फॉरेन मॉलिक्यूल जिसकी पहचान डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी हैव प्रोवाइडेड ए वाइड वेराइटी ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेज। ऑटोइम्यून डिजीजेज में बी डिस्क्राइब्ड एज प्राइमरी ऑटोइम्यून डिजीजेज लाइक टाइप 1 डायबिटीज़। अब देखिए उसमें डायबिटीज़ भी एक आता है ऑटोइम्यून डिजीज़ में, जिसे मधुमेह की बीमारी कहते हैं। ये खुद ही शरीर के अंदर डेवलप करता है, हालांकि इसका हेरिडिटी कॉज भी आया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये डेवलप करता है, लेकिन जिसमें नहीं है और खुद अपने आप भी ये डेवलप करता है। तो इम्यूनिटी का ही ये डिजीज़ है, इम्यूनिटी की कमी के कारण होता है या उसके अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण होता है। तो जैसे टाइप 1 डिजीज़ जो प्राइमरी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसको कि हम डायबिटीज़ कहते हैं, हम जानते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से ही डायबिटीज़ होता है, मधुमेह की बीमारी होती है। तो कहीं ना कहीं जो हम ग्लूकोज जो हम शरीर में लेते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ जाती है और यह ऑटो इम्यून डिजीज़ के रूप में उभर कर सामने आती है। इसी तरह कई अन्य भी डिजीज़ हैं विच आर मैनिफेस्टेड फ्रॉम बर्थ और ड्यूरिंग अर्ली लाइफ और एज सेकेंडरी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज। अब सेकेंडरी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज के बारे में बताएं, विच मैनिफेस्ट लेटर इन लाइफ ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। जैसे टाइप्स के बारे में बताया आपको, प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसीज़ और सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसीज़ की प्राइमरी में बर्थ से ये हो जाता है और लेकिन रेयर होता है, और सेकेंडरी में कभी भी जीवन में ये होता है। तो उसी तरह इसमें सेकेंडरी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज जो होते हैं उसमें लाइफ में कभी भी ये भी हो जाता है इम्यूनिटी बढ़ने या घटने के कारण। जैसे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी होती है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब बीमारियां जो होती हैं आर टॉट टू बिलोंग दिस टाइप ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उसकी अधिकता अगर हो जाती है, कमी से तो डिसऑर्डर होता ही है, लेकिन अधिकता से भी ये डिसऑर्डर डेवलप करता है हमारे शरीर के अंदर। तो इसको ही ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीजेस हम कहते हैं। ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीजेस कैन बी लोकलाइज सच एज क्रोहन्स डिजीज अफेक्टिंग द जीआई ट्रैक्ट और सिस्टेमिक सच एज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ये जो SLE इसको कहते हैं, ये डिजीज़ भी इसी कारण होता है। इसमें UTI जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़ ये भी एक है। ये भी सब ऑटो इम्यूनिटी का डिजीज़ है, अपने आप ये होता है इम्यूनिटी में कुछ जो डिसऑर्डर होने के कारण, बढ़ोतरी होने के कारण, जिसको हम लोग केयर नहीं करते हैं खान पान में, उसके कारण। अब बच्चों हम बताते हैं आपको कुछ इम्यूनिटी डिसऑर्डर जो होते हैं डिजीज़ उसके बारे में। तो उसमें बहुत सारे डिजीज़ हैं, लेकिन एक जो कॉमन डिजीज़ है जिसको एलर्जी कहते हैं, हम प्रायः आपस में बातें करते हैं कि किसी चीज़ से हमें एलर्जी है।
एलर्जी के कारण जाड़े में बहुत बात हो जाती है किसी के शरीर में, फिर गर्मी में कुछ बातें हो जाती है, स्किन डिजीज़ ही हो जाता है। तो ऐसे कई एलर्जीज़ जो कारण बनते हैं, एक्चुअली दे आर इम्यूनिटी डिसऑर्डर डिजीज़ेस। तो एलर्जीज़ के बारे में बताते हैं। These are hypersensitivity disorders that occur when the body's immune system reacts against harmful foreign substances, resulting in damage of the body's own tissue. अब बॉडी का अपना ही टिश्यू किसी फॉरेन सब्सटेंस के कारण, जो हार्मफुल होते हैं फॉरेन सब्सटेंस, उसके कारण वो हमारे जो बॉडी को जिस पार्ट में हो वो डैमेज करते हैं, और डैमेज करने से क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर होता है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर इसको कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, लेकिन फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं वो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को कमज़ोर करते हैं, और इससे हमारा इम्यूनिटी वहाँ काम नहीं करता है, जिस कारण से ये एलर्जी की बात होती है, एलर्जी का डिजीज़ होता है। ऑलमोस्ट एनी सब्सटेंस कैन कॉज एलर्जीज, जैसे एलर्गन, बट मोस्ट कॉमनली एलर्जीज अराइज आफ्टर ईटिंग सर्टेन टाइप ऑफ फूड सच एज पीनट्स, और फ्रॉम इनहेलिंग एयरबोर्न सब्सटेंसेस सच एज पॉलन और डस्ट। अब आइए कि बहुतों को, जैसे हम बस में जाते हैं और पेट्रोल का धुआं बर्दाश्त नहीं होता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, वॉमिट भी होता है, तबीयत ख़राब होती है। इसी प्रकार जो सड़क पर डस्ट होते हैं उसके कारण भी हमें एलर्जी होती है, और बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। जो फूलों के जो परागकण होते हैं उसके कारण भी, जो हमारे शरीर को वो सूट नहीं करते हैं, तो इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं, उसके कारण भी एलर्जी होती है। और एयरबोर्न सब्सटेंसेस, बहुत चीज़ को हम जैसे सूंघने की कोशिश करते हैं, सूंघते हैं, इनहेल करते हैं, जो चीज़ हमको अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है, या बाहरी कुछ चीज़ जो अच्छे लगते हैं उनको हम सूंघने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है पीनट्स हैं, जैसे बादाम है, वो उसमें जो मात्राएं होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए, किसी के लिए सूट करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। तो पीनट्स को हम लोग अधिक मात्रा में अगर खाते हैं तो भी ये एलर्जी का कारण बनता है। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है कि कौन सा चीज़ सूट करता है, कौन सा चीज़ सूट नहीं करता है। सो इन एलर्जिक रिएक्शंस द बॉडी बिलीव्स एलर्जेंस आर dangerous and immediately produces substances to attack them. So this causes cells of immune system to release potent chemicals like histamine, which causes inflammation and many of the symptoms associated with allergies. So inflammation is a very important thing, and that's why immunology strives to understand what happens to the body during an allergic response and the factors responsible for causing them. This should lead to better methods of diagnosing, preventing and controlling allergic diseases. तो हमें अपने आप को सचेत रखना है, और क्या सूट करता है नहीं करता है इसको हमको ध्यान देना है। थोड़ा भी पता लगे कि कुछ खाने से या किसी चीज़ को सूंघने से या कहीं भी हमको अगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से उससे दूर रहें, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है, जिससे बाद में चल के लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसके लिए बहुत लंबे इलाज की ज़रूरत भी होती है। तो इससे बचना चाहिए। दूसरी बीमारी है अस्थमा। अस्थमा जिसको दमा की बीमारी कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनो डिसऑर्डर डिजीज़। तो दिस इज़ ए डेलिब्रेटिंग एंड समटाइम्स फैटल डिजीज़ ऑन द एयरवेज। तो ये तो दमा की बीमारी है, ये हमेशा हवा के द्वारा ही फैलती है। It generally occurs when the immune system responds to inhaled particles from the air and can lead to thickening the airways in patients over time. It is a major cause of illness and is partially prevalent in
चिल्ड्रेन। तो एयर पार्टिकल्स जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, और वो अगर जैसे ये खासकर बच्चों ये होता है क्या कि जैसे हम लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो सूटेबल इन्वायरमेंट अगर नहीं हो जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हम काम करते हैं, और वहाँ बार बार पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट हमें मिले, तो उससे ये बीमारी डेवलप करती है। क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो कि रोकने की क्षमता रखता है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसको ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और इस कारण से ये एयरवेज के जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर से आते हैं, वो हमारे लंग्स में इनहेल होते रहते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इन द लॉन्ग टाइम ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट करते हैं, ब्रोंकाइटिस से डिजीज़ भी पैदा करते हैं, और बाद में लंग डिजीज़, इवन कैंसर तक वो हमारे शरीर को उस रोग से भी ग्रसित कर देते हैं। सो वी हैव टू बी अवेयर विथ अस। इट इज़ ए मेजर कॉज ऑफ इलनेस एंड पर्टिकुलरली प्रेवलेंट इन चिल्ड्रेन। और बच्चों को इससे बचाना चाहिए, नहीं तो बचपन से भी ये डिजीज़ डेवलप कर सकता है। इन सम केसेस it has an allergic component, however in a number of cases the origin is more complex and poorly understood। तो ये दमा अस्थमा की बात हुई, जो कि एयर पार्टिकल्स के इनहेल करने से ये डिजीज़ होती है। और अब आते हैं एक बहुत बड़ी बीमारी जो कि कैंसर की बीमारी है, जो कि बाद में चल के लाइलाज हो जाती है। तो ये भी एक इम्यून डिफिशियंसी जो ऑर्डर है, डिसऑर्डर है, उसके कारण ये डिजीज़ होती है। व्हाट इज़ कैंसर, ये कैसे होता है? दिस इज़ ए डिजीज़ ऑफ एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, एंड इट्स डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ हॉलमार्क्स, वन ऑफ विच इज़ द कैपेसिटी फॉर कैंसर सेल्स टू अवॉइड इम्यून डिस्ट्रक्शन। तो ये बीमारी एक बहुत ही एबनॉर्मल रूप में आती है, जिसमें सेल का ग्रोथ एबनॉर्मल वे में होता है। यानी अगर जैसे कि हम पढ़ते आए हैं बहुत ही कम छोटे क्लास से ही, कि हमारे शरीर में जो सेल डिवीज़न होता है माइटोसिस और मियोसिस, और जिससे मियोसिस में होने के कारण वो हमारा शरीर जो है वो जाइगोट धीरे धीरे बॉडी के रूप में डेवलप करता है। तो उसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से वो मल्टीप्लिकेशन उसका होता है। लेकिन जब हमारा बॉडी जो फुली ग्रो कर जाता है, उसके बाद ये इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण और डिफरेंट रीजन्स से ये हमारे सेल का ग्रोथ जो है, कुछ सेल का ग्रोथ जो कि इफ़ेक्टेड हो जाता है बीमारी से, वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो बीमारी वाले सेल, जिस बीमारी, जैसे एक छोटे से एग्जांपल हम देते हैं, एक छोटा सा घाव है, अगर उसको हम क्योर नहीं करें तो वो घाव एक छोटा सा जो पॉइंट कहीं पर होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और शरीर में धीरे धीरे वो इनलार्ज होते रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो सेल वहाँ जो डिस्ट्रॉयड सेल, अनकंट्रोल्ड सेल है, जो डिस्ट्रॉयड है, उसका ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, और वह घाव धीरे धीरे स्किन पर हो या अगर अंदर हो तो अल्सर के रूप में वो कहलाता है। वो धीरे धीरे डेवलप करता जाता है, और उसको अगर समय पर क्योर नहीं हुआ, समय पर उसकी पहचान नहीं हुई, तो फिर बाद में वो लाइलाज हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोलिफरेशन and is defined by the set of hallmarks. With the knowledge that evasion of the immune system can contribute to cancer, researchers have turned to manipulating the immune system to defeat cancer, that is immunotherapy ये होती है। इम्यूनोथेरेपी से उसको कैंसर को से लड़ने के लिए साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो है प्रयास करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी उनको दिया जाए। Cancer immunotherapy seeks to stimulate the immune system's innate powers to fight cancerous tissue and has shown extraordinary promise as a new weapon in our arsenal
against the disease. Other applications of immunological knowledge against cancer include the use of monoclonal antibodies, that is proteins and that seek and directly bind to a specific target protein called an antigen. An example is Herceptin, which is a monoclonal antibody used to treat breast and stomach कैंसर. तो एंटीजन जो प्रोटीन्स से लैस होता है उसके द्वारा भी ये इलाज होता है. खासकर हर्सेप्टिन जो ये है वो एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करके ये ब्रेस्ट कैंसर और स्टमक कैंसर के रूप में का इलाज हम करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी. तो इस तरह से बच्चों आज हमने आपको कई तरह की बातें बताई जिसमें इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, उनके प्रकार, उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, फिर सम इम्यूनिटी डिसऑर्डर डिजीज़ेज जिसमें एलर्जीज़ से होने वाली बीमारियां, अस्थमा यानी दमा से होने वाली बीमारियां और कैंसर डिजीज़ के बारे में आपको बताया. Moreover, a number of successful cancer vaccines have been developed. Most notably the HPV वैक्सीन. ऐसी बात नहीं है कैंसर के बारे में वैक्सीन नहीं बना है, लेकिन वैक्सीन बनने के बाद भी अगर देर हो जाती है तो वो लाइलाज होता ही है. कोई भी बीमारी लाइलाज हो जाती है, समय पर उसका इलाज निहायत ज़रूरी होता है. तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही. इसी पार्ट के बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन इत्यादि के बारे में हम और भी जानकारी देंगे हमारे अंतिम तीसरे क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय.